हम अपना लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिफरेंशियल मल्टीस्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिस रहे यूनिट नंबर 3 एज पर योर सिलेबस। लेकिन अगर इन चीज़ों को हटा दें तो आज का जो लेक्चर रहेगा वह बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कहानी पे बेस्ड है। ये कहाँ से पिक्चर में आया और इसके अंदर होता क्या चीज़ है। आज का लेक्चर आपके लिए अगर क्लियर हो जाती है कि व्हाट इज ओप एम्प, देन आगे के सारे लेक्चर्स 1 आवर्स में ही पूरे का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। बस आज का लेक्चर ध्यान से देखना है आपने। स्टार्ट करते हैं। आज की जो तारीख है वो 13 मार्च 2021 है आपके लिए। बुक आप फॉलो जो कर रहे होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बाय रमाकांत ए गैकवाड, पियर्सन पब्लिकेशन की, या दूसरी बुक डी राय चौधरी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी न्यू एज पब्लिकेशन की, आप वो भी फॉलो कर सकते होंगे। हम आते हैं अपने कहानी पे, ओप एम्प की डेवलपमेंट कैसे हुई। इस कहानी से पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हो चुका था। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना शुरू कर रहे थे 1910-1920 के आसपास में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डायोड अभी पिक्चर में नहीं आया, इट इज बिगिनिंग कमिंग, यानी कि जब ये लीडी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा 1906 के बाद, उस टाइम पे डायोड आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे काम शुरू किया था लोगों ने, वह था हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था कि एक प्रकार का एक ग्लास बॉक्स होती थी जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया रहता था। उसमें दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक रिसीविंग टर्मिनल दे देते थे, जिस वाज कॉल्ड एज रिसीविंग टर्मिनल। इनके बीच में एक प्लेट रखी जाती थी और उस प्लेट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अप्लाई करके प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 तक जाने वाली चार्जेस को कंट्रोल करते थे। अगर प्लेट नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज है और बीच वाली प्लेट को भी आपने नेगेटिव कर लिया, तो पहले से निकलकर सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो 1 नंबर प्लेट पे ही चिपक जाएंगे, 2 नंबर तक जा नहीं पाएंगे। इसको कंट्रोल करने की टेक्निक थी वैक्यूम ट्यूब में। सर जी स्क्रीन चली गई। स्क्रीन अभी शेयर्ड है मित्र। इस वैक्यूम ट्यूब को आगे कहानी में लेते हुए 1904 के आसपास में जॉन फ्लेमिंग साहब ने एक फ्लेमिंग डायोड पेटेंट करवाया। जो डायोड हम आज जानते हैं वो डायोड नहीं था, ये दूसरे प्रकार का डायोड था। स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा। इस पेपर में जो पेटेंट उन्होंने फाइल किया था उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट्स इनटू कंटिन्यूअस करंट्स, जो नीचे हमने नाम हाईलाइट किया। ये एक प्रकार का डायोड रेक्टिफायर था, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम एसी टू कंटिन्यूअस करंट यानी डायरेक्ट करंट्स। ये एम्पलीफिकेशन नहीं करता था, सिर्फ आपका वेवफॉर्म का पैटर्न चेंज करता था। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान देकर देखोगे तो आपको ये पेटेंट वाली फाइल दिखाई देगी आपके लिए। ये आपके लिए यहाँ पे विजिबल किया जा रहा है। दिस वाज योर रेक्टिफायर डायोड, ऊपर से फ्लेमिंग साहब का नाम लिखा हुआ है और इसका पेपर का नाम इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स। इसके बाद यानी कि ये घटना 1904 में खत्म हुई। इसके बाद में 1906 में ली डी फॉरेस्ट साहब आए और उन्होंने एक ऑडियन नाम का डिवाइस रजिस्टर करवाया, उसके बारे में पेपर लिखा। इस डिवाइस का नाम था डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग फीबल इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि छोटे मोटे इलेक्ट्रिक करंट्स को एम्पलीफाई करने की कहानी थी। तो यहां पे एम्पलीफायर पिक्चर में आ गया था। ये एम्पलीफायर 3 एलिमेंट ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब पे, यानी वैक्यूम ट्यूब की कहानी पे ही थी। ट्रायोड हम बाद में डिस्कस कभी करेंगे, सिलेबस से बाहर की चीज अभी है। तो वैक्यूम ट्यूब के बेसिस पे ही काम किया जा रहा था। या यूं कह सकते हैं कि एक पहला डिवाइस था जो कि सिग्नल एम्पलीफिकेशन की काबिलियत रखता था। सारा का सारा चीज अभी भी वैक्यूम ट्यूब पे ही बेस्ड चल रहा था। यहाँ पे आपको जो पेपर दिखाया जा रहा है, दिस वाज योर ली डी फॉरेस्ट साहब का एम्पलीफिकेशन के लिए, जो मैंने अभी आपको थोड़ी थ्योरी बताई थी, उसी पे ये कहानी यहाँ पे बेस्ड हो रही है। यहाँ पे जो ली डी फॉरेस्ट वाला पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने में, वैक्यूम ट्यूब का जो एम्पलीफिकेशन के लिए क्रिएट किया था इन्होंने, सेम उसी प्रकार की थी। बीच में प्लेट्स रखे गए हुए हैं और उन्हीं प्लेट को एम्पलीफिकेशन के लिए उन्होंने जोड़ रखा हुआ था। तो दिस वाज अ वेरी गुड सिस्टम फॉर एम्पलीफिकेशन। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हमारे पास पिक्चर में आ चुका था। बढ़ते हैं आगे यहाँ से भी। इसके बाद में जो मेजर माइलस्टोन आया था वो 1928-1937 में, इसके बीच में, यानी कि उन्होंने 1928 में प्रपोज किया था अपना टॉपिक और 1937 में उसको उन्होंने पेपर पब्लिश हो चुकी थी। अप्लाई करने के बाद फाइनली 1937 में इसको लोग, जनता ने जाना इसको। ब्लैक साहब, हैरोल्ड एस ब्लैक नाम था इनको, बेल सिस्टम्स में ये काम कर रहे थे। बेल सिस्टम्स अभी आपको एक बार और सुनने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी थी ट्रांजिस्टर डेवलपमेंट के लिए। साहब ने जो फीडबैक एम्पलीफायर बोला था, दैट वाज ए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक मतलब कि
आप आउटपुट को माइनस कर रहे होते हैं अपने इनपुट के साइड में, यानी कि सपोज दैट ये कोई सिस्टम है आपका, दिस इज योर सिस्टम। सिस्टम में आपने एक इनपुट दिया और सिस्टम से आपको कोई आउटपुट मिल रहा है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मोटरसाइकिल मान के चलिए या कंट्रोल सिस्टम की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मान के चलिए, एनीथिंग देयर इज अ सिस्टम जस्ट। अब आउटपुट साइड से कुछ हिस्सा लेकर आप इसको एनालाइज करिए, इसमें कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फैक्टर हो सकता है, इसको हम गेन बोलते हैं यूजुअली। फैक्टर कुछ भी रखा जाएगा यहाँ पे, और इस फैक्टर को फीड से सिस्टम में जब फीड करेंगे तो माइनस साइन के साथ फीड करेंगे, और जो इनपुट आ रहा था वो इनपुट प्लस में ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। दिस फीडबैक दैट यू गेव वाज निगेटिव, निगेटिव फीडबैक। इसका पहला जन्म इन्होंने किया और सिस्टम की स्टेबिलिटी पे जिक्र किया, यानी कि आउटपुट की जो स्टेबिलिटी थी वो काफी इंप्रूव कर गई हुई थी। अगर आप इसको कबीर के दोहे से भी जोड़ेंगे तो ऐसा ही कहा गया था कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन में निर्मल करे सुहाए। यानी कि आपकी जो निंदा करता है, आपकी बुराई जो करता है, उसको अगर पास में रखोगे तो आपका डेवलपमेंट अच्छा करवाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है नेगेटिव फीडबैक देने से। ये इतना बड़ा डेवलपमेंट था, इट वाज सच ए मेजर माइलस्टोन कि IEEE ने इनको एक तरीके से अपने हॉल ऑफ फेम में रखा था। हैरोल्ड एस ब्लैक का ये जो पेपर आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे हैरोल्ड एस ब्लैक साहब की फोटोग्राफ है, और इनको काफी रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, ताकि इन्होंने जो डेवलपमेंट किया था वो बहुत मेजर माइलस्टोन था। बेल लेबोरेटरीज में, बेल टेलीफोन सिस्टम में काम करते समय में इन्होंने ये वाला अपना टेक्निकल जर्नल पब्लिश किया था, दैट वाज कॉल्ड एज बेल टेक्निकल जर्नल। बेल सिस्टम की टेक्निकल जर्नल थी यहाँ पे। ये पेपर के अंदर में इन्होंने राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, ये एम्पलीफायर के बारे में इन्होंने बात करी थी, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि बीच वाली जो है ये आपकी ये सिस्टम है, और यहाँ पे आपकी ये फीडबैक अप्लाई की जा रही हुई है। तो सिस्टम का आउटपुट कुछ मिलता है, उसको हम गेन बोलते हैं, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट को अगर हम चेक करेंगे तो वी विल गेन समथिंग, एक फैक्टर मिलेगा जिसको हम गेन फैक्टर बोल रहे होते हैं। तो ये उन्होंने जिक्र किया था। यहां पर अपने सिस्टम में उन्होंने गेन म्यू से रिप्रेजेंट किया था, जो कि थोड़े समय के बाद हम इसको ए से रिप्रेजेंट करने लगे थे। तो यहां पर ये पिक्चर में आ गया था। हैरोल्ड एस ब्लैक का जो डेवलपमेंट था वही हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेस तैयार करता है। इसको ध्यान रखेंगे, नेगेटिव फीडबैक की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी हमारे आगे के सर्किट्स के लिए। ये सारे जो सिस्टम थे, इनमें प्रपोजल थे, और 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफीज का जो बेल लेबोरेटरी सिस्टम था, वहां पे जॉन बार्डिन साहब, अपने शॉकले साहब और वॉल्टर ब्रेटेन साहब ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। यहाँ के बाद से सिस्टम दोगुना तिगुना स्पीड से हमारी बढ़ने लगी थी। अभी अगर आप ब्रीफ देखो तो डायोड जो था हमारे पास में, जो PN जंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स आप बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद डायोड आविष्कार हुआ। डायोड में अनकंट्रोल्ड नेचर था तो ट्रांजिस्टर लेकर आए। ट्रांजिस्टर में करंट कंट्रोल्ड था, CC। करंट कंट्रोल से और इंप्रूवमेंट करवाने के बाद इसको निगेटिव कंट्रोल करने लगे तो JFET बोलते थे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में और इंप्रूवमेंट की गई कि नहीं भाई और करंट नहीं देना है, तो इंसुलेटेड गेट FET लेकर आए, IG-FET लेकर आए, और IG-FET के जो प्रॉब्लम्स उसको रेक्टिफाई करके हम IGBT लेकर आए। तो यही सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट था। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप की गई, P और N टाइप की डोपिंग करी गई थी वहां पे, फिर डायोड, ट्रांजिस्टर और JFET। तो जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का एम्पलीफिकेशन का काम करता था, जिसकी गेन बीटा या अल्फा से आप रिप्रेजेंट करते थे। तो ये ट्रांजिस्टर जो था वो हैरोल्ड एस ब्लैक साहब की सिस्टम के साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास आउटपुट अच्छा मिल जाएगा, कि साहब का जो थ्योरी है, हैरोल्ड एस ब्लैक की थ्योरी नेगेटिव फीडबैक वाली, वो ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ दी जाए। इसको जोड़ने के बाद आगे की कहानी देखते हैं। एक नया टॉपिक लोग लेकर आए, दैट वाज कॉल्ड एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप इन शॉर्ट ऐसा समझिए कि इनपुट के डिफरेंस पे एम्पलीफिकेशन होने वाला है। एक सिंपल सी सर्किट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जल्दी आपको समझ में आएगा आसानी से रूप में। यहाँ पे VCC इनपुट दे दी गई हुई है और इसके दो एंड्स कर दिए जाते हैं। एक रजिस्टर है RC1 एंड दूसरा रजिस्टर में जोड़ देता हूँ, दैट विल बी R सबस्क्रिप्ट C1 एंड R सबस्क्रिप्ट C2। इन दोनों के बीच में आउटपुट हमें देखना है। सिस्टम कैसे फ्लो कर रही है वो जरा सा ध्यान देखेंगे। यहाँ पे वी हैव कनेक्टेड टू ट्रांजिस्टर्स है, यहाँ पे मैं दो ट्रांजिस्टर्स कनेक्ट कर देता हूँ।
एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। नहीं, उल्टा हो जा गया, यहाँ पे इसको इधर से भेजता हूँ। ये रहा ट्रांजिस्टर हमारे पास में। इन ट्रांजिस्टर्स की कुछ इनपुट्स होंगी, एक को बोलता हूँ V इनपुट प्लस और दूसरे को बोलता हूँ V इनपुट माइनस। ऐसे इनके नाम रखे गए हुए हैं। और वापस सर्किट को हम जोड़ देते हैं, कंबाइन कर दिया गया, और नीचे में एक रजिस्टर देके, रजिस्टर E, और इसको आप VE दे दीजिए। VE को आप मान सकते होगे कि ये -12 वोल्ट या ग्राउंड पे बैठा हुआ है, GND ग्राउंड। और ऊपर वाला जो VCC है, आप VCC को मान सकते हो कि ये +12 वोल्ट पे बैठा हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पे पूरी सर्किटरी यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। अब सिस्टम में फ्लो कैसे होगी, आपको आउटपुट कहाँ पे चेक करना है, बीच वाला रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे V आउटपुट। अब देखिए, अगर V इनपुट प्लस दिया जाए और V इनपुट माइनस नहीं दिया जाए, यानी कि V इनपुट प्लस इज हाई, V इनपुट इज 0, तो ट्रांजिस्टर नंबर Q2 जो है वह ऑपरेट नहीं होगा, Q1 चालू हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। और पावर फ्लो कैसे होगी, मैं ग्रीन लाइन से उसको शो करता हूं। VCC से आएगा, RC1 से होता हुआ यहाँ पे पावर मिल जाएगा, यानी कि जो मेरी प्लस पॉइंट है V आउटपुट की, वह ग्राउंडेड हो जाएगी, और निगेटिव पॉइंट जो है वह बैठी रह जाएगी आपके +12 वोल्ट। तो आपको आउटपुट +12 वोल्ट मिल जाएगा, जो भी कहानी रहेगी। अगर उल्टा करते हैं, यानी कि V इनपुट प्लस को मैं 0 कर देता हूं और V इनपुट निगेटिव को 1 कर देता हूं, फिर पावर जो फ्लो होगी उसको मैं रेड कलर से शो करता हूं, पिंक कलर से। वहां पे भी VCC से इनपुट आएगी, यहां से फ्लो कर जाएगी, और उस समय ग्रीन वाला लाइन जो रहेगा वो आपका ऑफ रहेगा। तो ग्रीन लाइन से आपको पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही होगी। तो वही चीज कि जो प्लस टर्मिनल है वह VCC पे बैठा रहेगा, और जो माइनस टर्मिनल है वो शॉर्ट होके Q2 के जरिए शॉर्ट होके ग्राउंड तक पहुंच चुका होगा, फिर से आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात हुई कि दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया गया था। तो डिफरेंस यानी कि एक 0 है तो दूसरा 1 है, या पहला वाला 1 है तो दूसरा वाले को 0 कर देना। लेकिन अगर दोनों को 0 0 या दोनों को 1 1 कर दिया जाए तो घटना क्या घटेगी, अगर मैं दोनों को ही 1 कर देता हूं तो दोनों एक्टिव हो जाएंगे, और दोनों पॉजिटिव टर्मिनल भी VEE तक ग्राउंड हो जाएगा और माइनस टर्मिनल भी VEE तक ग्राउंड हो जाएगा। तो आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों को 0 रखोगे तो दोनों प्लस VCC पे बैठे होंगे, फिर भी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि डिफरेंस बिटवीन द इनपुट, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कहानी पे, स्क्रीन पे, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट V इनपुट प्लस एंड V इनपुट माइनस, यह आपको देता है आउटपुट। डिफरेंस नहीं होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ऐसी सर्किट्स को जो कि इनपुट के डिफरेंस होने पर ही आउटपुट देती है, उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस सर्किट को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। यही सर्किट बेस तैयार करेगी हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें हम फीडबैक देने के लिए काम करेंगे। तो हमारे पास अभी तक 2 सर्किट्स दिमाग में रखनी है। पहली सर्किट रहेगी हारोल्ड एस ब्लैक साहब की, जो निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर हमने बोला। इस निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के साथ में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को अटैच करेंगे, जो कि किसी डिफरेंस पे ही आउटपुट दे रहा होगा, और इसको मिलाकर जो भी XYZ नई सर्किट्स बनेंगी उस पर हम ऑपरेशन कर रहे होंगे। यहां तक सभी के लिए क्लियर है मित्र? इसके बाद की सर्किट आती है कि अब ऑप एम्प का डिफिनेशन कैसे चालू करते हैं। समय के साथ साथ में लोगों ने आगे के काम किया, और शुरुआती दौर में ऑप एम्प का नाम ऑप एम्प था भी नहीं। इसका नाम क्या बोलते थे, या तो जनरल पर्पस बोल देते थे, DC कपल्ड बोलते थे, क्योंकि DC इनपुट दिया था ना, प्लस VCC और माइनस VEE देते थे इनपुट, उसको हम DC कपल्ड बोल रहे थे। हाई गेन, इसका गेन बहुत ज्यादा इंप्रूव करके लाते थे, क्योंकि वैसे भी ट्रांजिस्टर का जो गेन 400 के आसपास होता है, यहाँ पे तो हम 1000 और 1 लाख के ऊपर की गेन अचीव कर लेते थे। इन्वर्टिंग मोड ऑपरेशन, इसमें आप ध्यान देंगे कि आगे हम देखेंगे कि आउटपुट उल्टा मिलता है, यानी कि निगेटिव में मिल जाता था, इसलिए निगेटिव बोलते थे, और फीडबैक रहता था इसलिए फीडबैक एम्पलीफायर भी बोलते थे। लेकिन 1947 के आसपास में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो चुका था, उस पर लोग काम करना शुरू कर चुके थे, तो लोगों ने एक सर्किट डेवलप करी थी, और सर्किट के बारे में ऐसा बोल रहे थे कि ऐसी कोई भी सर्किट जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकती हो, उसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। इसमें कोर क्या सब्जेक्ट का है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कोर है, मैथमेटिकल
मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकती हो और एम्पलीफायर तो होगी ही होगी, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्लैक साहब वाले से आ जाएगी। आप ऊपर में जरा स्टेटमेंट्स देखिए जो लिखे हुए हैं। ये पेपर जो है जॉन आर रागाजानी साहब का पेपर था। उन्होंने इस पेपर में पहली बार ऐसा डिस्क्रिप्शन में लेकर आए थे कि इसका नाम होता है। तो द टर्म ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो टर्म है वो एक जेनेरिक टर्म है, जनरल टर्म है, अप्लाइड टू एम्पलीफायर्स, जो कि किस पे अप्लाई कर रहे हैं, एम्पलीफायर्स पे अप्लाई कर रहे हैं। एम्पलीफायर्स के बारे में इसको कहा जा रहा है। एम्पलीफायर्स कैसे एम्पलीफायर्स जिसका गेन ऐसा हो, गेन सच एज, गेन फंक्शन ऐसा सेट किया गया हो कि इनेबल देम टू परफॉर्म, कि वह कुछ कर सकते थे। क्या कर सकते थे? यूजफुल ऑपरेशंस, कुछ कामदार ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस का नाम याद रखेंगे, इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम पड़ा है। यूजफुल ऑपरेशंस कैसे ऑपरेशंस? जैसे कि समेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या इनका कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस कर सके। तो ऐसी सर्किट, ये एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता हो, उसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोली जाए तो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है। एज एन एम्पलीफायर सो कनेक्टेड, या एन एम्पलीफायर दैट कैन परफॉर्म, यहां पे आप लिख सकते हो एन एम्पलीफायर दैट, इसको यहां से रेड वाली लाइन के बदले से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट कैन परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक एंड कैलकुलस, यानी कि प्लस माइनस भी कर सकता होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी कर सकता होगा, ऑन द वोल्टेजेज अप्लाइड, जो वोल्टेजेज अप्लाई किए गए हुए हैं इसके इनपुट पे, उसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सिंपल भाषा में मैं इसका अगर स्टेटमेंट आपके लिए लिख कर लाऊं, आपके स्क्रीन को मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं, इसके बाद से अब हमें डबल स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम ऐसा बोलें तो स्टेटमेंट होगा एन एम्पलीफायर दैट कैन परफॉर्म mathematical operations, example summation, integration, etc., is called as operational amplifier। एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता होगा, उसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस पे इसकी एक सर्किट आपको दिखाई जाए कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसे है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो हारोल्ड एस ब्लैक साहब की हमने बात करी थी कि निगेटिव फीडबैक होगी, वो हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, और जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की हम बात करते हैं वो इसके साथ इंटरनली ज्वाइंट रहेगी। तो जाहिर सी बात है जब हम कोई सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में सप्लाई देनी पड़ेगी, कहीं कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कहीं पे उसको इंटरनल लूप बनानी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ में ध्यान देते जाएंगे, पिन नंबर 7 जिसको मैंने रेड कलर से किया हुआ, दैट इज V+, वहां पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। इसमें पिन नंबर 4 हो सकती होगी। हम जिसकी बारे में बात कर रहे हैं यह टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसकी आईसी का नाम है LM741। मार्केट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और इस प्रकार की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। ऐसी सर्किट्स को बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, और शॉर्ट फॉर्म आप इसको आईसी बोलते हो। इसका नाम हो जाएगा IC741, या पूरा नाम है IC LM741। इंटीग्रेटेड सर्किट कहने का मतलब हुआ कि कई सारे ट्रांजिस्टर्स, मेनी ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स ऑन ए सिंगल चिप। चिप बोले तो छोटा सा एक टुकड़ा, तो आपके सिंगल चिप क्यों नहीं प्रिंट हुआ, सिंगल चिप पे, तो आपका कोई भी सिलिकॉन का या जर्मेनियम का या सिलिकॉन कार्बाइड का या गैलियम नाइट्राइड का जो भी मटेरियल्स हम लेते हैं, आजकल तो जमाना आगे डेवलप कर गया हुआ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पीछे छूट गए हैं। अब हम काम कर रहे हैं सिलिकॉन कार्बाइड पे एंड गैलियम नाइट्राइड जैसे मटेरियल्स पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल्स पे जितने ट्रांजिस्टर्स आप ठोक सकते हो, जितने ट्रांजिस्टर्स आप चिपका सकते हो, रख सकते हो, माउंट कर सकते हो, उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट की कैपेबिलिटी बोलेंगे। अगर हम अपना पुराने जमाने का पेंटियम प्रोसेसर बोलें तो उसमें ट्रांजिस्टर्स कम रखे जाते थे। इंटेल का i7 आ गया तो उसमें, या AMD का जो प्रोसेसर्स हैं, रेडॉन है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स रख सकते हैं। दैट इज आवर कैपेबिलिटी।
तो इसी प्रकार की कोई आईसी होती है और उस आईसी के अंदर में इस प्रकार की एक सर्किट होगी जिसके अंदर भतेरे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होंगे। तो इस ट्रांजिस्टर को आईसी को सप्लाई देने के लिए पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 हमने बोला V+ और V- हो जाएंगे। इसके कुछ सेटिंग्स इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे पिन नंबर 1 दे दिया गया। भाई आपको लगता है कि नहीं आप सही नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा सेट कर सकते होगे, तो 1 नंबर पिन और 5 नंबर पिन से सेट की जा सकती होगी। यहाँ पर खास तौर से ध्यान देना है आउटपुट पिन, यहाँ पे 6 नंबर की आउटपुट पिन होगी। नाउ more focus on here 2 pins, that is a pin number 3 non inverting input and pin number 2 inverting input। यहाँ पर जो दो गोले मैंने बनाए हैं, एक पे मैंने पिन नंबर लिखा हुआ है NI नॉट इन्वर्टिंग और एक पे मैंने लिखा हुआ है INV इन्वर्टिंग। तो NI यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है उस पर अगर आप इनपुट देते हो तो आपका जो आउटपुट मिलेगा, जिसको मैंने येलो से शेड किया हुआ है, तो जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी सेम। प्लस दिया तो प्लस मिलेगा, माइनस दिया तो माइनस मिलेगा, क्योंकि लूप इतनी बार घूम चुका होगा। लेकिन अगर इन्वर्टिंग वाले पर इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट प्लस दोगे तो माइनस मिलेगा, माइनस दोगे तो प्लस मिलेगा, बिकॉज सिस्टम इतनी बार रोटेट हो चुका होगा कि आपका आउटपुट निगेटिव हो जाता है। ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि हम आउटपुट ले कहां से रहे हैं और सर्किट को कैसे कनेक्ट किया गया हुआ है। सिंपल एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि आप मल्टीमीटर से अगर अपना पावर सप्लाई मेजर करते हो किसी बैटरी का, तो टर्मिनल्स अलग जगह कनेक्ट कर दोगे तो आपको बैटरी का सेम वोल्टेज +9 वोल्ट या -9 वोल्ट भी दिखा सकता होगा। तो आप सेम इनपुट कहां पे अप्लाई कर रहे हो उसके आधार पर ये सर्किट वर्क करती है और आउटपुट मिल जाता है। आपको ये सर्किट याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट गिव ए ग्लांस और समझिएगा। जब भी ओप एम्प की बात करूंगा मैं तो समझिएगा कि ये सर्किट है, दिस सर्किट इज कैपेबल टू परफॉर्म समेशन, यानी कि ये एडिशन कर सकती है, ये इंटीग्रेशन कर सकती है। आपकी स्क्रीन पे विजिबल अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में ही ये सर्किट जो है वो एडिशन कर सकती है, वो सर्किट सब्ट्रैक्ट कर सकती है, ये सर्किट इंटीग्रेट कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। आप जो बोलो, जैसा काबिलियत होगी उस हिसाब से सर्किट के हम काम करा सकते हैं। तो चूंकि ये सारे काम कर सकती है इसलिए उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का शॉर्ट फॉर्म होता है ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दिस इज ए सर्किट। जब भी ओप एम्प की बात कही जाए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोला जाए, तो आपके दिमाग में ये सर्किट आ जानी चाहिए कि नहीं ये सर्किट है। इसमें मुख्यतः जो मैं शेड कर रहा हूं अभी, एक को मैं ग्रीन से शेयर कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। एक ग्रीन पिन है और एक पिंक पिन है। पिंक वाले पे नॉन इन्वर्टिंग हो जाता है, ग्रीन वाले पे इन्वर्टिंग हो जाता है, और येलो वाले पिन पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट जो मिलेगा आपके लिए वह ध्यान रखेंगे कि अगर ग्रीन वाले पिन पे इनपुट दिया हुआ है तो आउटपुट उल्टा मिलेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज इट इज इन्वर्टिंग पिन। ऐसा डिजाइन ही किया गया है इसके अंदर में। और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जो भी इनपुट दोगे वो आउटपुट सीधा का सीधे मिलेगा, ऐसा ही डिजाइन किया गया हुआ है। हम आगे से जब ओप एम्प ड्रॉ करेंगे तो उसका कुछ सिंबल्स ड्रॉ करेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने में आईसीज रहेगी तो ध्यान रखेंगे इसी आईसीज के पिन होती हैं। आईसी के बारे में जरा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप आईसी नोट करोगे तो आईसी के ऊपर में एक नॉच होता है, वहां पे देखोगे मैंने जहाँ पे सर्किल खींचा हुआ है उस सर्किल के अंदर में आपको एक खांचा सा दिखाई देगा। आई एम जूमिंग इट अ लिटिल बिट। इस खांचे को आपको अपने टॉप साइड में रखना है और लेफ्ट से काउंटिंग करोगे तो पिन नंबर 1 2 3 4 और वहां से पिन नंबर 5 6 7 एंड 8 यू शेप में पिंस जाती है। मैं नीचे ड्रॉ करता हूं इसका। किसी भी आईसी को आप लेकर चलते हो, आप यहाँ पे ध्यान देकर देखेंगे आईसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक ऊपर में नॉच लगी होती है, नॉच नहीं होगा तो पिन नंबर 1 पे एक डॉट बना दी जाती है। तो डॉट हो या नॉच हो इसको ध्यान रखेंगे। नॉच यानी कि कट जैसा होता है। फिर 2 3 एंड 4 और यू शेप में जाता है ऐसे। फिर 5 6 7 एंड 8 जितने पिन की आईसी होगी इसको बोलते हैं। प्लास्टिक में होगा तो पीडीपीआईपी बोलेंगे, प्लास्टिक डुअल इन लाइन पैकेज, यानी कि दोनों साइड पिन बराबर हैं। अगर सिंगल लाइन होता है तो प्लास्टिक SLIP बोलते हैं, सिंगल इन लाइन पैकेज। आपको पीडीपीआईपी पे ज्यादा ध्यान देना है, यही आप फॉलो करते हो। हम अब बात कर रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम, जो ऊपर की सर्किट हमने देखी उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, उस ऊपर वाली सर्किट को हम बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते होंगे। आपको पूरी सर्किट ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ से बाद में खींचेंगे। बट एक जनरल देख लीजिए कि आपके पास में एक ब्लॉक होगा जिसको हम इनपुट ब्लॉक बोल रहे होंगे। यहाँ पे दो प्रकार की इनपुट हो जाएगी, आपके स्क्रीन पे भी विजिबल होगी। यहाँ से दो प्रकार की इनपुट हो जाएगी। एक होगी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जिसको हम प्लस इनपुट बोलेंगे, यहाँ पे इनपुट दोगे तो प्लस का प्लस ही मिलेगा। दूसरा इनपुट माइनस वाला इनपुट हो जाएगा, इनपुट दोगे वो उल्टा मिलेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। ये होगी इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज के बाद में आपका हो जाएगा एक दूसरा स्टेज जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेज।
इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा, यहां पे भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और पहले वाले में भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम रख सकते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स आपके पास हो जाएंगे। जो थर्ड स्टेज जाएगी हमारे पास में, वो थर्ड स्टेज हो जाएगी आपके सामने में, दैट विल बी लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल SHIFTING, लेवल शिफ्टिंग। लेवल शिफ्टिंग इसलिए कि जब हम इनपुट दे रहे होते हैं, सपोज दैट कि आपने 0 लेवल से माइनस वाला इनपुट दिया है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई 0 से निगेटिव में कितना है, 0 से पॉजिटिव में कितना है। तो आइडेंटिफाई करवाने के लिए इन चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान देकर रखना पड़ता है कि लेवल शिफ्टिंग करनी है। तो लेवल शिफ्टिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हम एमीटर फॉलोअर सर्किट इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ट्रांजिस्टर के चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। एमीटर फॉलोअर सर्किट यहाँ पे रखी जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा दैट विल बी आउटपुट स्टेज। फाइनल इज आउटपुट स्टेज, और आउटपुट स्टेज के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी, STAG होना चाहिए ना, STAG स्टेज, दैट आउटपुट मिल जाएगी। आउटपुट स्टेज में हम एम्पलीफायर का रखेंगे, यानी कि आउटपुट को थोड़ा बूस्ट करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम रख सकते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर, यह भी ट्रांजिस्टर के सर्किट में आगे पढ़ेंगे। यहां तक बेसिक ओवरव्यू रहा कि ओप एम्प होता क्या चीज है, करता क्या चीज है। समरी में बोली जाए अगर आपसे बात में, तो एक ऐसी सर्किट है हमारे पास में जिसमें 2 इनपुट्स होती हैं, एक पॉजिटिव इनपुट, एक निगेटिव इनपुट। पॉजिटिव पे दोगे तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ स्क्रीन पे विजिबल कराया मैंने। पॉजिटिव पे दोगे तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी, निगेटिव पे दोगे आउटपुट निगेटिव मिलेगी, एंड यू विल गेट ए आउटपुट। इट कैन परफॉर्म समेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, निगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन, फिर क्या कर सकता है, रेक्टिफायर भी काम कर सकता है। जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलो सारे काम कर देगा। इसका गेन हाई रहेगा, ये एम्पलीफिकेशन भी करेगा, इट विल बी एम्पलीफायर। और इसमें हम फीडबैक देंगे, निगेटिव फीडबैक होगी, तो इसमें वापस हम फीडबैक भी दे रहे होंगे, एंड दैट सर्किट विल बी कॉल्ड एज एन ओप एम्प सर्किट। दिस इज कॉल्ड एज ओप एम्प। ध्यान रखेंगे इसके लिए। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछिए मित्र भी।